जो भी है, अभी तो राहुल गांधी को मैं भी क्रेडिट तो थोड़ा दे ही दूंगा कि तोड़ लिया तुमने देश को। जो सबसे ज्यादा शॉकिंग यूपी ही है कि बंगाल में जितना अच्छा आप कर सकते थे उतना नहीं किया, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो खैर अपना कूड़ा किया हुआ है। तो कोई और सोचे कि अरे नहीं, ये आनंद ने जैसी बात कही, अब कहीं मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए, मेरा भी यही हाल हो जाएगा। नुपुर शर्मा वाला तो हो ही गया। तो वो उसी चीज का ये रिफ्लेक्शन है कि असली में एस्टेब्लिशमेंट कौन है जो आज भी ये कंट्रोल करता है कि आपके जबान से क्या निकलनी चाहिए। एक खास फॉलोवर है आपका मोहम्मद जुबैर। तो ये तो जस्ट कुकुर मुत्ता है, हर चीज को संघ का हाथ है। अन्ना हजारे भी संघ के एजेंट थे, अरविंद केजरीवाल भी संघ के एजेंट थे, सब कुछ संघ का एजेंट था। तो उस चक्कर में सब संघी, तो मैं भी संघी। ये नुपुर शर्मा या आनंद रंगनाथन की बात नहीं है, ये कोशिश है कि और कोई भी दूर दूर तक गलती से भी इस तरह की बात बोल ही ना पाए, ऐसा उसके मन में डर बिठा दो। नमस्कार, डिकोडिंग विद जेके नाउ में आज के हमारे खास मेहमान से तो आप परिचित हैं ही, पहचान भी चुके होंगे। हमारे साथ हैं राहुल रोशन जी। पिछले 7-8 सालों से हमारे देश में पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम की नींद उड़ाने वाले अकेले शख्स है राहुल रोशन जी, जिन्होंने अपने ऑप इंडिया के जरिए एक नई प्रतिमान और नई परिभाषा स्थापित की है न्यू मीडिया की, डिजिटल मीडिया की। आपसे बहुत सारी बातें करने का मन है, नैरेटिव वॉर से लेकर गाजा से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और आज जिस तरीके से नई राजनीति स्थापित हुई है खासतौर पर चुनावों के बाद, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपने एक बुक लिखी है, संघी हु नेवर वेंट टू ए शाखा। ये जो उपाधि आपने दी है अपने आप को, आपने दी है या फिर आपके साथ आपको चिपका दी गई है, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो चिपकाई ही गई थी, क्योंकि 2014 के पहले की अगर जो टाइम है वो देख लें, खासकर जो इमीडिएट 2-3 साल उसके पहले का है, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था और उसके बाद से, तो दिग्विजय सिंह वगैरह को आपको याद होगा, वो तो हर चीज़ को संघ का हाथ है। अन्ना हजारे भी संघ के एजेंट थे, अरविंद केजरीवाल भी संघ के एजेंट थे, सब कुछ संघ का एजेंट था। तो सबको संघ ही तो उन्होंने ही लेबल दे दिया था। तो शुरुआत तो चिपकाने से ही हुई थी। हालांकि मैं अन्ना हजारे आंदोलन का इतना बड़ा फैन नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है एज ए सैटरिस्ट, और उस वक्त फेकिंग न्यूज़ मैं यूज़ करता था अपना स्यूडोनिम, जो एक वेबसाइट भी था, न्यूज़ सटायर वेबसाइट। तो उसमें कांग्रेस और जो वामपंथी विचारधारा थे उस पर ही थोड़ा ज़्यादा अटैक रहता था। तो उस चक्कर में सब संघी, तो मैं भी संघी, हम मुझ पर भी कई लोगों ने, मुझ पर दिग्विजय सिंह ने तो नहीं, लेकिन कई सारे वामपंथियों ने वो लेबल चिपका दिया, क्योंकि अरुंधति रॉय जैसे लोगों को आप सेटरिस्ट हैं तो आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। ये एक अघोषित नियम है ये ना मीडिया में, कि कुछ लोगों को तो आपको बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट करना है उनका। तो उस चक्कर में इन्होंने चिपका दिया। बाद में मैंने उसको वो कहा कि नहीं, अगर आपने चिपका ही दिया तो चलो यही सही। और फिर वो बुक लिखी कि भैया ये जो लेबल चिपकाने से लेकर लेबल को अपनाने तक का जो मेरा सफर है वो क्यों है, कैसा है। उसी बुक में आपने लिखा है कि पहले ये उस दौर के नहीं, आपने बहुत पहले से मीडिया में इसको महसूस किया। तो वो चीज पहले से मन में थी या फिर मतलब ये जो आप पार्टीशन मीडिया के जो पक्ष था आप लगातार देख रहे थे, तो उस वक्त आपके मन में आया और ये कहें कि आज वो एक ज्यादा विजिबल दिखता है, आज ज्यादा विजिबल है, लेकिन आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे उस समय के मीडिया को और आज के समय के मीडिया? आपके मुताबिक पार्टीशन मीडिया तब भी था, और एक तरह से किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये बात अगर मैं लेफ्ट के ही जबान में समझाऊं कि अगर आप 60s 50s के चुनाव में चले जाएं, तब तो कोई अलग से कोई दलित या ओबीसी की पार्टी तो थी नहीं। तो क्या आप कह देंगे कि उस वक्त कास्ट सिस्टम नहीं था या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं थी? क्योंकि अगर उन्हीं के जुबान में समझाऊं कि सारा का सारा जो सिस्टम था, जो आजकल राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो अपर कास्ट के हाथ में था, तो इनका कोई प्रतिनिधित्व, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वॉइस का कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो डिवीजन नहीं थे, वो कास्ट पॉलिटिक्स तब नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। तो मीडिया में भी वही था कि जो यहाँ उल्टा था कि जो आपके नेशनलिस्ट वॉइसेस जो आप कह लें, या जो संघ से थोड़ा नजदीक के जो वॉइसेस कह लें, या संघ, मैं एग्जैक्टली संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जो भी आप प्रो हिंदुत्व बात कर लें, प्रो हिंदू, उनकी आवाज दबी रहती थी, उनका कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं। तो उस चक्कर में ये डिवीजन दिखता नहीं था। एक बार जब वो चीजें, जब ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स आए,
टेक्नोलॉजी से ड्रिवन, और उसी वक्त फिर नरेंद्र मोदी का राइज भी हुआ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो ये हमें चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो उसके कारण लोगों को फिर अलग से प्लेटफॉर्म मिला। वो ये सारी जो विचारधारा थी या जो अलग से सोचने का जो नज़रिया था, जिसको बिल्कुल पहले सेंसर कर देते थे, हटा देते थे, डस्टबिन में फेंक देते थे, वो चीज़ खत्म हो गई। तब अब इसलिए ये जो बंटवारा है वो दिख रहा है, पर ये नहीं है कि ये बंटवारा था ही नहीं, कुछ लोगों के पास ताकत ही नहीं थी। फिर 2014 में मोदी जी आए, फिर आपको लगा कि सटायर से बात कहने के बजाय सीधे अब आपको आना पड़ेगा, तब आपने ओपन इंडिया स्थापित किया। बिल्कुल। वो जर्नी कैसे रही? क्योंकि ये तो सही आरोप ये भी लगा सकते हैं आप पर, एक पूरा इकोसिस्टम है कि आपने देखा कि अब इधर खेती ज्यादा लहरा सकती है, तो आपने इसको ओपन इंडिया को स्थापित किया। नहीं, अगर मैं सटायर में ही लगा रहता, और वो जो कहते हैं कि भाई आप बस एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उनका यूजुअली मतलब होता है एंटी मीडिया मींस एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, तो अगर वही करता तो फिर पैसे तो उधर भी बहुत हैं, ध्रुवराठी से ज्यादा कौन कमा रहा है भैया जी। तो ये तो मुझ पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि भैया इसलिए अपॉर्चुनिटी देखी मैंने, उल्टा इधर ही ज्यादा लोग आ रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी तो उस तरफ, अगर डिजिटल मीडिया की मैं सिर्फ बात करूं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर अपॉर्चुनिटी तो दूसरी तरफ ज्यादा थी। तो वो नहीं था। मेरा जो ये शिफ्ट जो एक पॉलिटिकल सटायर से लेके बिल्कुल एक मुखर पॉलिटिकल वॉइस में जो हुआ है, वो शिफ्ट एक तरीके से एज ए रिएक्शन था कि जब मैंने 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो इतना ज्यादा दूसरे साइड वाले लोग एक्सट्रीम में चले गए विद इन मंथ्स, रादर विद इन वीक्स, कि आपको अब आप तुरंत मोदी को गाली देना शुरू करो तभी आप एक अच्छे सटेरिस्ट हो। तो वो चीज तो मैं पहले भी देख चुका था कि भाई आप अरुंधति राय और इस तरह के लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते या उन पर सटायर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कसौटी बना दी कि भाई आप अच्छे सटेरिस्ट तभी होगे जब ऑलरेडी आप इनको अटैक करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला उस वक्त फेक न्यूज उस लेवल पे भी पहुंच गया था कि और लोग भी जुड़ रहे थे, नेटवर्क 18 ने एक्वायर कर लिया था, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली एंटी गवर्नमेंट सटायर भी हो सकता था। इनफैक्ट मोदी 2014 के शपथ ग्रहण को लेके ऑलरेडी एक सटायर हम लिख चुके थे, जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के भी जो भी प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनको शपथ ग्रहण में जब बुलाया था कि आप बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे थे और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला लिया शपथ ग्रहण में, तो एक सैटिरिकल आर्टिकल ये था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण में। तो ऑलरेडी एक तरीके से कटाक्ष हम कर चुके, उसके बावजूद भी आप गालियां दे रहे हो, संघी बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, तो मैंने कहा भाड़ में जाओ, तो मैं संघी ही सही। तो वो एक ज्यादा रिएक्शन आप कह लो कि वो ज्यादा था। और एक आपने बात की कि मीडिया का मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। आयरनी ये है कि आप खुद ने भी आपका जो पिन है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट दरअसल वो है जो कि जिसमें जो एक लेफ्ट मीडिया भी है, ओलिटियन मीडिया जिसको कहते हैं, और उसमें जुडिशरी भी है और एक एनजीओ का एक बड़ा रैकेट है। तो इसको इस आयरनी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और आपने उस बनाने के बाद भी आपको इमीडिएटली आपको चिपका दिया गया कि आप तो एक राइट विंग का एक फासिस्ट मीडिया है। तो वो जर्नी कैसी रही अगले 2 साल स्थापित करने के बाद? जो पहला पार्ट जो है आपका सवाल का, उसमें तो खैर मेरे एक बुक में पूरा एक चैप्टर ही है कि एस्टेब्लिशमेंट और इकोसिस्टम क्या है। ये बेसिकली खुद ही एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते रहते हैं। तो वो तो खैर बात पुरानी हो गई, जो कि द कश्मीर फाइल्स में उसको एक अच्छे से डायलॉग में किया गया कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो वही चीज़ बेसिकली जो मेरी पिंड ट्वीट है जो पहले से थी, तो खैर उसमें जाएंगे तो खैर एक अलग ही पॉडकास्ट का मुद्दा हो जाएगा। तो लेकिन लोग मुझे लगता है फिर भी समझते हैं क्योंकि इकोसिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट क्या है। इकोसिस्टम तो खैर भूल जाइए, एस्टेब्लिशमेंट तो वही है ना जो आप क्या बोल सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं, जो भी प्रतिबंध वगैरह है वो आप पे उसके हाथ में वो पावर हो। तो अभी भी वो पावर ऑब्वियसली जो पार्टी पावर में रहती है वो बहुत हद तक आप पे कंट्रोल तो कर ही सकती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फिर भी एकेडमिया में आप क्या बोल सकते हैं, जुडिशियरी में आप क्या बोल सकते हैं, जो जिससे कि लोगों की लाइफ एक्चुअली बहुत लंबे समय तक प्रभावित होती है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है। एक नुपुर शर्मा पे आप बोल देते हो कि ये तुमने बोल दिया इसके कारण पूरा देश में आग लग गई, आप विक्टिम को ही विक्टिमाइज कर रहे हो और ये जुडिशियरी की तरफ से आ रहा है।
जबकि दूसरी तरफ उसी जुडिशियरी का जज जब एक वकील बोलता है कि भैया ब्राह्मण जेनोसाइड की बात हो रही है, तो वो लिटरली उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है और वो हंसता है। तो ये जो दोहरा रवैया है और ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो वही चीज मैं कह रहा हूं और वो आज भी बरकरार है। तो आप फेस करते हैं इस तरह का? ऑब्वियसली सब लोग फेस करता है, हाँ, सभी लोगों को ये फेस करना पड़ता है जो भी इस तरफ हैं। अभी आप देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं तो जो आनंद रंगनाथन है, उन्होंने बोला कि इजराइल लाइक सोल्यूशन चाहिए कश्मीर में, 2-3 अटैक हो गए। तो इस पे बाद में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं, बात आ गई है तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, खास तौर पर ऑपरेशन की, उस तरीके की बात की, लेकिन कुछ उसी तरह का एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में एक कैंपेन शुरू होता है। तो आपने किस तरीके से इसको कैसे एक्सप्लेन कर? वही ये उसी चीज को की परछाई है कि असल में कौन है जो आप क्या कह सकते हो वो कंट्रोल करता है। आज तक ऐसा किस पे इस तरीके का आपने अटैक देखा हो या प्रेशर देखा हो कि ये चीज बोलो ही मत? अगर यही चीज भैया, यहाँ तो इलेक्शन के पहले हमने देखा रामचरितमानस जलाई गई, क्या नहीं बोला गया, हमारे भगवान को लेकर हर चीज को बोला गया। क्या कभी इस तरह का रिएक्शन किसी पे आया कि वो चुप हो जाए, सहम जाए कि अरे नहीं है, कि कोई और सोचे कि अरे नहीं, ये आनंद ने जैसी बात कही, अब कहीं मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए, मेरा भी यही हाल हो जाएगा। नूपुर शर्मा वाला तो हो ही गया। तो वो उसी चीज का ये रिफ्लेक्शन है कि असली ये में एस्टेब्लिशमेंट कौन है जो आज भी ये कंट्रोल करता है कि आपके जबान से क्या निकलनी चाहिए। ये एक बड़ा स्केरी पार्ट भी है, इसलिए भी नूपुर शर्मा के साथ हमने देखा, वो फिर आवाज अभी पब्लिक में नहीं सुनाई देती। रंगनाथन के साथ भी कुछ इसी तरह की कोशिश लग रही है, और वो तब है जब तीसरी बार मोदी जी जीत के आ चुके हैं। तो यानी तो एस्टेब्लिशमेंट कौन है? एक तरीके से अपने आप में ये थोड़ा उसको जवाब देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल असहाय बेचारी गवर्नमेंट है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। ऑब्वियसली अब जब पावर में होते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, लेकिन अगर उन सब चीज़ों को छोड़ भी दें, जैसा आपने कहा कि बहुत स्केरी है, ये नूपुर शर्मा या आनंद रंगनाथन की बात नहीं है। ये कोशिश है कि और कोई भी दूर दूर तक गलती से भी इस तरह की बात बोल ही ना पाए, ऐसा उसके मन में डर बिठा दो। तो वो है एक लेकिन इसमें 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर पीएम मोदी और इतने पावरफुल होने के बावजूद भी इकोसिस्टम को खत्म नहीं कर पाए या कहीं टेंट कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये तो फेलियर है उनके पार्ट पे भी, ये तो, और खासतौर पर उनके फॉलोअर्स भी। और इतना बड़ा रिस्क है जो कि उस तरह की बात भी कहना चाह रहे हैं, खासतौर पर हिंदुत्व की बात कहें या फिर जो भारतीयता की बात कहें, भारतीय संस्कृति की बात कहें, तो आपको लगता है ये फेलियर? इसमें अब मैं कहूँ फेलियर ना है तो सरासर झूठ बोलूँगा, लेकिन साथ में वो भी चैलेंजेस हैं कि शुरुआत से ही लड़ाई काफ़ी अनइवन थी। जैसा मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये जो इकोसिस्टम है, ये कांग्रेस का बनाया इकोसिस्टम नहीं है, ये तो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स बना के गए थे इस इकोसिस्टम को, और कांग्रेस ने उसको अपना लिया, क्योंकि जो कॉलोनियल पावर जैसा बनाना चाहते थे लोगों को, नेहरू जी वो एक आइडियल इंडियन थे, जो मकौले ने जिस तरीके का सोचा था कि एन इंडियन हु इज ओनली इंडियन बाय हिज स्किन एंड ब्लड, लेकिन बाय हिज थिंकिंग, बाय हिज एक्सप्रेशन, बाय हिज अंडरस्टैंडिंग ही इज एन यूरोपियन। तो नेहरू जी वही थे। तो जो ब्रिटिश का बनाया इकोसिस्टम था, उसको एक तरीके से हैंड ओवर करने में, मेंटली उसको अपना लेने में नेहरू जी के लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था। कांग्रेस में और लोग थे जिनके लिए चैलेंजिंग डेफिनेटली था, चाहे वो पटेल हों, तिलक हों, उसके पहले मालवीय जी वगैरह हों। तो ये तो वो था। तो ये तो हाँ, मैं ये रहा था कि उनका इतना दूर का, इतना बड़ा और एक तरीके से ग्लोबल इकोसिस्टम भी उनसे जुड़ा है, जो कि हमने देखा भी और आगे भी देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों पे उनको फॉरेन मीडिया और फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इधर उधर क्या क्या इंडेक्स वगैरह बनाते जो रहते हैं, उनका सपोर्ट मिल जाता है। तो लड़ाई शुरू से ही अनइवन थी, इसको पूरा का पूरा डिसमेंटल करना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये कहना भी बहुत, इट विल बी गिविंग अ वेरी लॉन्ग रोप टू द मोदी गवर्नमेंट और एनीवन की कोशिश हुई, पूरी तरह कोशिश हुई और किया जा सकता था। इस इकोसिस्टम को आप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोबल इकोसिस्टम का पार्ट है। तब तो आपको पूरा ग्लोबली खत्म करना होगा। वो तो पावर अच्छों में नहीं है, तो खैर मोदी गवर्नमेंट में क्या रहेगी। तो लेकिन कोशिशें और हो सकती थी।
खैर कोशिश तो हो रही, एक कोशिश आप भी कर ही रहे हैं ऑफ इंडिया के जरिए। हाँ, और ये भी बता दूं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हाँ। ये सबका काम है, लेकिन और सब और ज्यादा कर सकते थे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। एक वैसे तो आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, रीडर्स भी हैं, मंथली चलिए मान लेते हैं। लेकिन एक खास फॉलोवर है आपका, मोहम्मद जुबैर, जिसका हर बड़ी स्टोरी पे वो आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। वो इक्वेशन कैसे डेवलप हुआ और आपने कब देखा? नहीं, मैंने तो उसको उसकी पूरी टीम को ही एक तरीके से ब्लॉक कर रखा है, तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है जब आप मैं बोल रहा हूँ तो आप ऑफ इंडिया बेसिकली, मतलब आप जब आप बोल रहे हो तो ऑफ इंडिया कह रहे हो, तो वो तो है ही, ये बहुत पहले से ही शुरू हुआ था, ये तो जस्ट कुकुर मुत्ता है। इट्स वन ऑफ द वेरी, कईयों के आंख में ऑफ इंडिया चुभने लगा। आपको मैं बताऊं कि और इसका जवाब एक्चुअली नुपुर, यानी मेरी एडिटर इन चीफ जो है, ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ जो है, वो बेहतर दे सकती है, क्योंकि खासकर उससे ज़्यादा उससे खुन्नस खाने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो और शुरुआत ये इन लोगों से ही हुई, लेफ्ट वालों से। तो आप देखेंगे मतलब कि पता नहीं नुपुर ने या मैंने भी कभी कोई एक टाइमलाइन बनाया है या नहीं, लेकिन हुआ यूं था कि शुरू में वो गांधी जी का है ना कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ यू एंड दे लाफ एट यू एंड देन दे स्टार्ट अटैकिंग यू और समथिंग लाइक दैट। तो वैसा ही हुआ शुरू में ऑफ इंडिया को, ये लोग अरे क्या है ये 2-3 ऐसे ही पार्ट टाइमर कर रहे हैं, कोई हंसते थे उस पर, फिर दे ट्राई टू इग्नोर इट, और खासकर नूपुर के आने के बाद ऑब्वियसली दे कुड नॉट इग्नोर इट एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग इट। तो शुरू में जो जैसे ऑफ इंडिया का एक सिंपल सा विकिपीडिया पेज था, तो इन्होंने उसको डिलीशन के लिए रखा कि ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका एक विकिपीडिया पेज हो। ये कुछ मुझे लगता है 2016-17 की बात होगी, जब हम अपना एक पहचान थोड़ी बना चुके थे, और पेज डिलीट हो गया विकिपीडिया का। उसके बाद अचानक 2-3 महीने बाद या और कुछ महीने बाद, अभी एग्जैक्ट जैसे मैंने कहा मेरे को टाइमलाइन याद नहीं है, अचानक वो विकिपीडिया पे ऑफ इंडिया का पेज वापस आता है और फिर उसमें 1000 तरह की चीजें डाल दी जाती हैं कि फेक न्यूज वगैरह। मैंने कहा ये इनके अभी तक तो कुछ हफ्ते महीनों पहले तो इनको लग रहा था कि ये दे डोंट डिजर्व विकिपीडिया पेज, और अब ये शुरुआत में तो ऑब्वियसली थोड़ा न्यूट्रल टाइप का ही वापस आया, जिसमें धीरे धीरे वो बाद में उन्होंने फेक न्यूज और ये सब ऐड करना शुरू किया, और कोई और एडिट न कर सके उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया। क्योंकि उसी दौरान ये तकरीबन आपको 2000, जैसे मैंने कहा 2018-19 के आसपास वो पूरी कोशिश में थे कि विकिपीडिया से हमारा पेज डिलीट हो जाए, और वो लेट 2019 के आसपास हो भी गया। दिल्ली राइट्स के बाद ये वापस उसको लाए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली राइट्स में अधिकतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टिंग थी वो थोड़ा इन्हीं के साथ थी, जो ये उमर खालिद वगैरह इनके जो स्पीचेस वगैरह थे उनको वाइट वॉश करने वाली वगैरह बात थी। हमारी वो रिपोर्टिंग ठीक उल्टी थी, और हमारी रिपोर्टिंग में से कई सारे साइट किए गए थे गृह मंत्री के मतलब गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है दिल्ली राइट्स को लेके, जो कि कोर्ट्स वगैरह में भी उन्होंने इस तरह की चीज़ों को साइट किया। तो भैया अब कोर्ट की लड़ाई थी, जहां से वो आया कि अब यहां तक बात चल गई है तो इनको डिस्क्रेडिट करना ज्यादा जरूरी है, ताकि कोर्ट में हम ये कह सके कि भाई ये गृह मंत्रालय ने तो इनका रिपोर्ट डाला है, आप माय लॉर्ड आप अभी अपना मोबाइल निकालो और देखो कि ऑफ इंडिया का विकिपीडिया पे क्या लिखा है। तो ये इस तरीके का, तो ये तो बहुत छोटा, ये जुबैर तो छोटे मोटे गालियां निकलेंगी, लेकिन वो है ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वो है कि इनको डिस्क्रेडिट करना जरूरी है, और उसमें दिल्ली राइट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें से कई सारी चीज़ें जो थी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह भी की। जो पहला कन्विक्शन जो कि एक हिंदू का हुआ था, दिनेश यादव का, उसके अगेंस्ट हमने बहुत कुछ लिखा, और आई थिंक बाद में वो थोड़ा बहुत ओवरटर्न भी हुआ है। अगेन जैसे मैंने कहा, नुपुर इसको इन एंड आउट जानती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये कोई ऑफ इंडिया पे अटैक या नुपुर पे अटैक, और मुझ पे तो खैर मुझे लगता है वो टैग बैक भी नहीं करता, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर रखा है, ज़्यादा वो नुपुर और ऑफ इंडिया पे ही के पीछे पड़ा रहता है। तो ये वहाँ से सब शुरू हुआ है, क्योंकि उनको ये महसूस हो गया कि डिस्क्रेडिट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनका भी एक हेफ्ट बन जाएगा, जो कि हमें लीगल वॉर, जो लीगल बैटल्स है उसमें हमें वो हो सकता है। तो आप देखें कि हर दूसरे अभी अचानक रैंडमली वायर्ड और इन सब में ऑफ इंडिया के अगेंस्ट न्यूज़ छपने लगे। सो दे आर डेस्परेट कि इनको किसी तरीके से डी प्लेटफॉर्म, डी लेजिटिमाइज करो।
और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर दिल्ली राइट्स है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम कितना गहरा है, इंटरनेशनल मतलब तार इतने गहरे जुड़े हुए हैं, और उसमें जुबैर जैसे आप कह रहे हैं वो तो छोटा सा मोहरा है। और इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमला होता है और उस पर एक बयान आता है और फिर बात गाजा तक पहुंच जाती है और फिर कहा जाता है कि भाई ये तो एक जेनोसाइड करने की कोशिश है। नुपुर शर्मा का केस हम देख ही चुके हैं। तो इस तरह का मतलब ये सब जानते हुए भी आपको पर्सनल थ्रेट नहीं लगता कि ये वो तो एक तरीके है। से हो सकता है, मतलब वो है मेंटली inside लाइक की- प्रिपेयर्ड एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा फिलोसफिकल लेवल पे भी है कि नोबडी नोज, या तो आप मैं एज सच मैं एथिस्ट अपने आप को, तो एक ज़माना था जब मैं लिबर्टेरियन था तो शायद कह सकता था, वो नहीं कहूँगा। आई मीन देयर इज ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बियॉन्ड विच वी डोंट नो। तो हमारी लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सोच के क्या फ़ायदा। तो उस तरीके से, और दूसरा ये भी है कि हाँ, और भी मुझसे भी कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है हमारा नंबर तो लेट आए तो हंस के ये भी कर लेते हैं। और लेकिन थ्रेट्स तो हैं ऑब्वियसली, इनफैक्ट ना सिर्फ इस्लामिस्ट से बल्कि खालिस्तानी वगैरह का कई सारे पड़े हुए हैं। जब फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह उसके बाद का हमारा जो कवरेज वगैरह रहा था, क्योंकि हम पहले थे जिसने दीप सिद्धू का जो उस तरीके का जो पुराने उसके जो प्रो खालिस्तानी प्रो भिंडरा वाले कमेंट्स वगैरह थे, वो हमने उसको हाईलाइट किया था। तो उसके बाद हमें उन लोगों से भी लिटरली डेथ थ्रेट्स आए, कनाडा में बैठे हुए वो से देखते हैं। आई मीन अगर डर के चुप हो जाएंगे तो फिर तो क्या। एक थ्रेट तो ये भी है कि FIR हो अलग अलग, हाँ वो तो है ही हाँ। तो वो तो पूरी कोशिश की गई। तमिलनाडु में आप पर FIR तमिलनाडु, उसके पहले बंगाल में हो चुका है। तो बंगाल में ममता, जिसके कारण, और चूंकि हैरेसमेंट ज़्यादा रहता है, अभी जैसे आप देख ही रहे हो कि उन्होंने पता किया कि किस बूथ से बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला है, उस बूथ के अराउंड जो सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़, वहाँ तंग किया जा रहा है लोगों को सॉरी, सोसाइटीज़ के आगे कूड़ा फेंक दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। TMC ने जो ये सब काम किया है, तो इस तरीके के हैरेसमेंट से बचने के लिए बेसिकली नुपुर ने तो कोलकाता वगैरह भी छोड़ दिया। तो लेकिन जो लीगल फाइट थी हमारी, फॉर्चुनेटली वो वी कुड विन। ये सारे, क्योंकि सारे वीक केसेस थे। कहीं कुछ हुआ जिसको मीडिया में कईयों ने रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने सिर्फ हमारा उठा के कि इससे कम्युनल हार्मनी और ये सब बिगड़ जाएगी। भैया वो हर जगह रिपोर्टेड है। अगर आपके यहाँ दंगे हो रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हमने भी किया। तो कोर्ट कुड ऑल्सो सी थ्रू, और वो भी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा भी नहीं कि अभी कहीं केस लटका हुआ है। तो वी आर काइंड ऑफ फॉर्चुनेट एंड पूरी श्रद्धा है सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके से कि उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ये तो नहीं चलेगा, FIR क्वैश किया। अच्छा, एक जगह तो है, सोशल मीडिया पर तो इकोसिस्टम को एक जबरदस्त टक्कर मिली है। हाँ, कम से कम ट्विटर पे तो डेफिनेटली। ट्विटर पर है। वहां पर किस तरह की जर्नी रही है आपकी? लगातार आपने देखा होगा कि कैसे 2011 से अन्ना मूवमेंट अपने सोशल मीडिया के कंधे पर चढ़ के आया, और फिर मोदी जी आए, और फिर वहां से एक धीरे धीरे सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया आज। उस जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपने कैसे एज एन न्यू मीडिया को बेहतर तरीके से समझते हैं? आप इस जर्नी को कैसे देखें, पिछले 10, 12, 13, 14 साल को देखें तो? वो एक यूं कहें कि जो इसको आप लोग यूजुअली मोदी से जोड़ के देखते हैं, और ऑब्वियसली वो फैक्टर तो है ही, और इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत ट्रंप से जोड़ के देखूंगा, और बहुत हद तक, क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ प्री मोदी पोस्ट मोदी एरा है, वैसे ही एक्चुअली प्री ट्रंप और पोस्ट ट्रंप सोशल मीडिया आप मान के चलो। तो ट्रंप 2016 में जीता था, मोदी हमारे यहाँ 2014 में जीते थे। तो 2016 तो और ये सारी टेक्नोलॉजीज आपकी आई हैं 2011-12 के आसपास। अब फेसबुक तो खैर और पहले से था, 2008-9 में ऑर्कुट वगैरह था, 2010-11 में फेसबुक आके हुआ, फिर 14-15 के आसपास ट्विटर काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो ये सब जब पॉपुलर हो रहे थे, तब ये बिल्कुल एक एज ए मार्केट ड्रिवन प्राइवेट कंपनीज बिहेव कर रहे थे कि व्हाट इज वर्किंग फॉर अस, इट्स वर्किंग, तो हम वो करेंगे। लोगों को हमने एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दिया है,
लोग वहाँ बोल रहे हैं। इससे हमारा मंथली जो एक्टिव यूजर्स हैं, MAU वगैरह जो कहते हैं, ये सारी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर आवर बिजनेस। तो वो सारा कुछ उन्होंने किया। तो तब वो बहुत ज़्यादा ये सारी फालतू के चीज़ों में नहीं पड़ते थे कि भैया कोई यहाँ पे फेक न्यूज़ फैल रही है वगैरह, एज इफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने फेक न्यूज़ नहीं फैलाया था कभी। तो खैर, तो वो ये 2009-10 से लेके 2016 तक का जो है, इसमें जो आपकी जो मेन स्ट्रीम टेक कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं और बिग सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दे आर बिहेविंग कंप्लीटली मार्केट ड्रिवन। 2016 में बड़ा उलटफेर होता है एक तरीके से। कई लोगों को मालूम था कि वो होगा ही, लेकिन अमेरिका के जो एस्टेब्लिश, जो वहाँ का लेफ्ट, एक तरीके से आप कह लें कल्चरल लेफ्ट जो है, उनको एक बड़ा धक्का लगा जब ये ट्रम्प जीत गया 2016 में। और वो सारा का सारा ठिकरा इन्होंने फोड़ा सोशल मीडिया पे कि ट्रम्प जीता है फेसबुक के कारण, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे फेक न्यूज़ फैलने दिया गया वगैरह वगैरह, एज इफ डेमोक्रेट्स वगैरह नहीं करते। कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह आपको याद होगा, जो कि बाद में 2019 में कांग्रेस ने यहाँ यूज़ करने की कोशिश की। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह का भी नाम था कि ट्रम्प और इस तरह के लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा सोशल मीडिया, ये जो बिग टेक है, तब तक ये एक लेवल पे पहुंच भी गए थे। और जो पोस्ट ट्रम्प एरा है, क्योंकि सारा ठेकरा इन पे फोड़ दिया गया, तो एक बहुत बड़ा मोरल प्रेशर बनाया गया इस पे कि ये जो तुमने कबाड़ा किया है ट्रम्प को जिता के, उसका तुम अब प्रायश्चित करो। और उस प्रेशर में ये लोग आ गए। उसके कई सारे वजह हैं, जैसा उसको आप मार्केट ड्रिवन भी सोच सकते हो, उसको आप जो पहले हम जो बात कर रहे थे कि असली एस्टेब्लिशमेंट कौन है, उससे भी आप कर सकते हो। अगर मार्केट ड्रिवन हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग उस मोड में पहुंच गई है जहां कि आप प्रोडक्ट की वैल्यूज न को एक्चुअली हाईलाइट न करते हुए हर दुनिया की हर चीज दिखा देते हो कि भाई आप कोक पी रहे हो तो किस तरीके से आप बड़े अच्छे आदमी हो, या फिर आप कोई कुछ भी बेच रहे हो और एक इमोशनल स्टोरीज वगैरह वो बनाने की आप कोशिश करते हो। तो वो एक एडवर्टाइजिंग में जो शिफ्ट है, अगर आप पुराने 70-80 के एडवर्टीजमेंट देखें तो जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसकी बात हो रही है कि ये भाई ऐसा सिगरेट है जिसमें अच्छा धुआं आएगा, या फिर ये एक ऐसा तेल है जिससे आपका बढ़िया पकौड़ा पकेगा, या जो भी है प्रोडक्ट की बात हो रही है। वो एडवर्टाइजिंग पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है इमेजिनरी वैल्यूज और नॉट एग्जैक्टली इमेजिनरी, लेकिन वैल्यूज वगैरह पे। तो वो प्रेशर तो एडवर्टाइजिंग में जो ये शिफ्ट हुआ है, तो एडवर्टाइजिंग का प्रेशर भी पड़ा इन बिग टेक कंपनीज पे कि भैया हम तो डेमोक्रेसी बचाने वाले और ये लोग वो कह रहे हैं। तो ये सब 2016 के बाद का है। 2017-18 तक तो बिल्कुल सारे सोशल मीडिया कंपनीज ने, खासकर ट्विटर ने, क्योंकि ट्विटर के पास ऐसा कोई बिजनेस मॉडल था नहीं, तो they wanted to become like the headmaster of narrative। हम बताएंगे कि कैसे, तो हम ही सोचेंगे क्या सही है। तो इन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया और ट्विटर को उसमें एक वैल्यू भी दिख गया कि वो अपने कोई बॉटम लाइन नहीं देखेगा, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है या नहीं, आप कितने रेड जा रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, वो नहीं देखेगा। आपने किसी राइट विंग वाले को सस्पेंड कर दिया तो ये बड़ा अच्छा है, एंड दैट्स हाउ द वैल्यू इज। फिर उसको आपको वो आई थिंक सऊदी या कतर वगैरह में से कई सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी करना शुरू किया, क्योंकि जो यूएस का लेफ्ट है और जो जो मुस्लिम एक तरीके से जो नैरेटिव है वो मैच करता है कई हद तक, तो वहां से उन लोगों को ट्विटर को फिर पैसे आने लगे, तो दैट मेड बिजनेस सेंस ऑल्सो। तो ये ट्रम्प के बाद जब ये हुआ, सेंसरशिप पूरा वो हो गया, जिसका असर आपको इंडिया में भी दिखने लगा कि भाई प्रो कांग्रेस चीज़ें जो हैं उनको उसको फैलने दिया जाए, और जबकि प्रो हिंदुत्व और वो सारी चीज़ें हैं उसको आप सेंसर करो। वो आज भी चल रहा है। अभी अजीत भारती वगैरह का आप देखते ही रहते होंगे ट्वीट वगैरह की। लेकिन इस बीच में राइट विंग ने अपनी वॉइस स्थापित कर ली थी। राइट, वो तो भला हो कि एलन मस्क कहीं से आ गया इनके लिए और उसने पूरा ट्विटर खरीद लिया, और ये पूरा जो ये सेंसरशिप का जो एक तरफा ड्रामा चल रहा था, आई मीन मैं उसको ऐसा भी नहीं कहता कि जो कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात हुई। और ये जो बिल्कुल पुरानी मेन स्ट्रीम मीडिया वाली लेवल का जो गेट कीपिंग और सेंसरशिप लगभग हो गया था, इनफैक्ट मैं तो कहूँ उससे भी ज्यादा हो गया था सोशल मीडिया पे, वो मस्क के कारण अब वो थोड़ा रिवर्स हुआ है। ट्विटर पे तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि लोग देख ही सकते हैं,
और उसमें फिर बाद में फेसबुक वगैरह को भी लगा कि भाई अगर ट्विटर नहीं कर रहा तो मैं क्यों बिछ जाऊं, तो अब वो भी थोड़ा बहुत पुशबैक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंट्रोल तो उधर ही है। तो ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नैरेटिव जो था वो अब नहीं रहा है। अभी भी वहां पे बहुत हद तक गेट कीपिंग वगैरह है, लेकिन चीजें जितनी बुरी हो सकती थी उतनी नहीं है। तो कम से कम ओल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से तो बेहतर, अभी भी बेटर ही मानेंगे। हाँ। अब पॉलिटिक्स पे आता है, जो आजकल एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है। कहा ये जा रहा है कि भाई पूरी तरह हार बीजेपी की हुई है, हालांकि मोदी 3.0 आ चुके हैं। पहले तो आप इलेक्शन के रिजल्ट को आप कैसे देखेंगे? आपके लिए शॉकिंग था या फिर आपको लग रहा था कि नहीं डेंट तो होगा, लेकिन फिर भी आपने कैसे लिया इस रिजल्ट? मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा था कि 240-50 आएगा। या तो पता नहीं, मेरी वाइफ मेरा मजाक उड़ाती है कि बार बार तुमको ऐसा ही लगता है, क्योंकि 2019 में भी मुझे यही लग रहा था कि या तो बीजेपी सीधे 220-180 पे न लटक जाए या फिर सीधे 330-340 पे न चला जाए। ये बीच वाला मुझे नहीं लग रहा था कि 240-50 पे होगा, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा नैरेटिव तैयार कर रखा था। खास करके जो कास्ट को लेके इतना बड़ा हवा क्रिएट किया, कास्ट सेंसस वगैरह से ये सारी चीजें शुरू हुई थी बिहार से, और फिर राहुल गांधी का तो रूप सबने देखा ही, मतलब इतना नंगे तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स ये तो मुलायम सिंह यादव या लालू यादव ने भी नहीं किया था। मुझे याद नहीं है कि हाँ भाई आप लालू यादव से कोई सवाल कर रहा है तो वो बोले कि अच्छा तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम जिस कंपनी में काम करते हो उसका सीईओ का कास्ट क्या है। ये सब तो उसने, मुझे तो याद नहीं है ऐसा कुछ किया। तो इस लेवल पे जाके कास्ट पॉलिटिक्स करना राहुल गांधी का, और फिर उसके बाद हर तरह के फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना, चाहे वो नॉर्थ साउथ का हो, गरीबों को कहना खटाखट कर देंगे आपके पैसे तो अडानी अंबानी ले जा रहा है। तो जितने तरीके के फॉल्ट लाइन हो सकते थे सबको एक्सप्लॉइट किया गया। कास्ट जो एक तरीके से, कास्ट तो खैर इस देश में जाने वाला नहीं है, लेकिन उस तरीके से जो कास्ट का जो पॉइजनस पॉलिटिक्स था वो एक तरीके से जो कंटेन हो चुका था कि आपके तेजस्वी यादव भी बात करते हैं अब डेवलपमेंट वगैरह का, लेकिन ये भाई साहब राहुल गांधी सब ताक पे रख के वो कौन जात हो, रविश कुमार का जो मीम बनता था वो ये इसने बना लिया। तो मुझे लग रहा था कि भाई है तो इस चक्कर में मुझे लग रहा था कि कहीं 220 वगैरह 180 पे भी न लटक जाए, क्योंकि कास्ट इज अ रियलिटी, यू कांट विश इट अवे। और दूसरा था कि या तो लोग इससे इतना तंग आ गए, क्योंकि यही कास्ट को छोड़ के हर पैंतरा इसने 2019 में भी अपनाया था। कास्ट को लेके इतना ज्यादा राहुल गांधी नहीं कर रहा था 2019 में, तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद बीजेपी एक्चुअली 330-340 भी ला सकती है, क्योंकि यही सारे हथकंडे तो इन्होंने 2019 में भी अपनाए थे और फेल हो गए थे। तो फिर से पास हो जाएं ऐसी कोई वजह लग नहीं रही थी, लेकिन ऑब्वियसली द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वाज ओबीसी कास्ट। अब वो भी बात है कि वो भी हर जगह नहीं चला। एमपी में क्यों नहीं चला, गुजरात में क्यों नहीं चला, इनफैक्ट इवन बिहार में भी क्यों नहीं चला। मैं तो बिहार से आता हूं और वहां की कास्ट पॉलिटिक्स देख चुका हूं मैं, तो वहां नहीं चला, सिर्फ यूपी में चला। तो है, तो इसको अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, लोकलाइज्ड है। यूपी में कास्ट को लेके ऐसा क्या हुआ कि वहां पे यही कास्ट नैरेटिव काम कर गया, और कुछ खासकर साफ दिखता है कि कुछ दलित वोट्स तो आपसे छिट गए, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। शायद वजह ये हो सकती थी कि बिहार में एक दलित चेहरा है आपके पास, चिराग पासवान जैसा, जो कि आपसे लगातार आपके पास लगा हुआ है, तो शायद वो चीज वहां काम नहीं कर पाई। यहाँ आपके साथ मायावती एक तरीके से हैं भी, नहीं भी हैं। अगर ऑफिशियली आपके साथ रहती तो शायद नहीं होता ऐसा। तो है तो कास्ट का ही दूर दूर तक मुझे लगता है। यूपी में जो सबसे ज्यादा शॉकिंग यूपी ही है कि जो हुआ है वो कास्ट का ही है। और दो और जो स्टेट हैं आपके, इनफैक्ट 3, कि बंगाल में जितना अच्छा आप कर सकते थे उतना नहीं किया, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो खैर अपना पूरा किया हुआ है ये जो महाराष्ट्र के बाद में आएंगे, लेकिन इसको अगर सही मायने में देखें तो ये भी तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी या उनको जो स्थापित करने की जो कोशिश थी, अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा है, उसकी कामयाबी भी तो कह सकते हैं इसको। भारत तोड़ो यात्रा की कामयाबी तो डेफिनेटली है क्योंकि उन्होंने तोड़ तो दिया ही, कास्ट लेवल पे तोड़ दिया, जहां जहां वो कर पाए वो तोड़ के ही हुआ है। तो अब उस यात्रा का कितना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका जो भी सपोर्टिव इकोसिस्टम था
वो तो जाहिर सी बात है ये सारे फॉल्ट लाइंस पे काम कर रहा था। ये जो न्यूज़ मिनट वगैरह किस्म के जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पे ब्लेटेंटली ये आना कि कैसे साउथ इंडिया नॉर्थ को एक तरीके से फीड कर रहा है और हमारे साथ अन्याय वगैरह हो सकता है, रीजनल जो वो हैं आपके पैरोकियल व्यूज़ जो हैं उसको फैलाना। तो ये तो पूरा का पूरा जितने भी फॉल्ट लाइंस थे भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे वो किया गया। अब उसको डायरेक्टली यात्रा से जोड़ें ना जोड़ें वो तो जोड़ेंगे ही, वो तो कहेंगे ही कि राहुल गांधी के कारण ही हुआ है। लेकिन वो जो स्ट्रेटजी थी कि सारे फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट करें और बोलें भारत जोड़ो, वो तो जाहिर सी बात है कम से कम यूपी में काम किया, राजस्थान में भी काम किया ऑब्वियसली। वहाँ भी आपसे कुछ हद तक जो राजपूत या जाट इस तरह के जो हैं कम्युनिटीज़ उनका वो होना तो क्या फाइनली मानते हैं कि राहुल गांधी हैज फाइनली अराइव्ड? अब इसको डिनाई तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। आई मीन द थिंग इज कि ये काम और भी कोई भी कर सकता था, ऐसा कोई उसने बड़ा तीर भी नहीं मारा, लेकिन या ज्यादा अच्छे से कर सकता था। अच्छे से वो मुझे एक शक है। अच्छा। क्योंकि मतलब और देखा जाए तो हाँ, अगर से आप इमेजिन करो कि तेजस्वी यादव और ये कौन है मुलायम से अखिलेश वगैरह ये सब मिलके पूरा ओबीसी और कास्ट करने लगे और ये तो उस कास्ट से भी आते हैं, तो क्या और अच्छा हो सकता था? आई डोंट नो, इट्स अ काउंटर इंटुइटिव क्वेश्चन कि क्या सही अच्छा ही था कि ये राहुल गांधी ही ये सारा बकवास करता रहे और उसको लोग समझते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता है। अगर तेजस्वी या अखिलेश दोनों हो सकता था, या तो बिल्कुल ही अपोजिट में चले जाते कि एक्चुअली वो 90s की जो कास्ट थी उस तरीके का बिल्कुल नफरत फैल जाए समाज में, मतलब जिसको आप कहेंगे कि और अच्छा करना। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन जो भी है अभी तो राहुल गांधी को मैं भी क्रेडिट तो थोड़ा दे ही दूंगा कि तोड़ लिया तुमने देश को। 99 पे आ गए। बड़ा सरप्राइजिंग भी था और आयरनी भी थी। अगर वह ध्यान से देखो तो जो चाहते थे कि मोदी वापस आए वो कुछ सीटें घटने के बावजूद भी इतना दुखी थे, लेकिन 99 पे इतनी खुशी, ये भी अपने आप में शॉकिंग है। पता है कि सरकार नहीं बन रही है, पता है कि अभी आप एक लंबी यात्रा करनी है, मतलब 272 से 99 का सफर बहुत लंबा है, लेकिन इसके बावजूद भी तो यानी उनका लक्ष्य भी सिर्फ ये साबित करना ही था कि भाई हम मतलब ये था कि फॉल्ट लाइंस को ही एक्सप्लॉइट करना है, जीतना नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली लक्ष्य तो जीतना ही था। अब वो हार में भी जीत का अपने आप को दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है वाली बात है। लेकिन जो मतलब वो जो खुशी है जिसपे हम हंस सकते हैं कि कहाँ तुमने कभी 404 सीटें जीती थी या 414 आई थिंक 1984 में, और अब 99 पे खुश हो रहे हो, इस पे हम हंस सकते हैं। और कुछ हद तक हंसने वाली बात है भी, क्योंकि एक तरीके से दिखाता है कि आपकी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मोदी थोड़ा कमज़ोर हो जाए बस वही, उसमें आप खुश हैं। आप कितना आगे बढ़े हो उससे खुश आप इतने, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस के लिए, एक नेशनल पार्टी के लिए 99 सीट ला के खुश होना तो हास्यास्पद बात है। पर वही है कि मतलब जो एक तरीके से डिफॉल्ट एक जो कांग्रेसी विचारधारा थी ना, जो इस देश की, जो राहुल गांधी खुद कहते थे कि भाई कांग्रेस एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस देश का, वो अब मुझे लगता है कि उस पर एक सवालिया निशान हम लगा सकते हैं। भले ही कम सीटें आई हों बीजेपी की, प्री पोल अलायंस एनडीए को तो पूरा मैंडेट है, तो अब वो चीज़ नहीं रही है। अब एक तरीके से डिफॉल्ट जो आपका सिस्टम है वो थोड़ा बीजेपी लीनिंग ही है, तो इस चक्कर में इनको भी मंदिर जाना ही पड़ता है। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली चेंज। इस बीच में आपने एक बात कही, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की जो बात कही जाती थी, काउ बेल्ट के नाम से हिंदी बेल्ट और बहुत सारी बात की, लेकिन इस जो रिजल्ट में हमने देखा कि आंध्रा में तो सरकार बनी गई, तेलंगाना में भी मजबूती से खड़े हैं बावजूद इसकी सरकार उनकी है, तमिलनाडु में 2% से 11% पे आना, केरल में एक सीट जीत जाना, दूसरी पे जबरदस्त टक्कर शशि थरूर को देना। तो और ओवरऑल अगर हम देखें कि साउथ इंडिया की टोटल उसमें भी नंबर 1 पार्टी के तौर पर या नंबर 2 में बीजेपी दिखाई देती है, तो क्या आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया
के बारे में और न्यूज मिनट आपको लगता है कि ये कह पाएगा? नहीं वो तो क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब एक इन्होंने नया कॉरिडोर बनाया है उड़ीसा से लेके, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात एक बीच में पट्टी बनती है, उसको इन्होंने कोसना शुरू किया है। तो इस नैरेटिव बिल्डिंग को आप कैसे? नहीं अभी भी ये उसी पे रहेंगे, उसको थोड़ा बहुत कोसेंगे ही, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अचानक यूपी के लोग इनके लिए बड़े अच्छे हो जाएं, ये होने वाला है नहीं। और अभी डिलिमिटेशन वाली जब बात शुरू होगी तो वापस कोसना शुरू करेंगे कि भैया यूपी के भैया तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उन्होंने इतने बच्चे पैदा कर लिए तो इनको हम ज़्यादा लोकसभा सीट क्यों दें। ये सारी बातें अभी शुरू हो ही जाएंगी एक आध साल में। तो वो तो जो कोसना है वो तो यूपी और बिहार वाले ही कोसे जाएंगे, और ये तो आप लिख के ले लें, वो साल में जैसे ही डिलिमिटेशन की बात आएगी वो शुरू हो जाएगा। जहाँ तक ये है कि क्या बीजेपी ने साउथ में एक तरीके से ब्रीच कर लिया, तो वो तो पहले भी, ये तो इनका इमेजिनरी था कि नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। असल नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड तो कभी दिखा था तो वो 1984 के इलेक्शन में दिखा था या 77 के इलेक्शन में दिखा था, खासकर 77 के इलेक्शन में। नंबर्स तो आज ही नहीं कहते कि डिवाइड है। हाँ, आज भी अगर आप 1977 का इलेक्शन मैप देख लें कि किधर जनता पार्टी जीती और किधर कांग्रेस जीती, तो साफ नॉर्थ साउथ डिवाइड है। लेकिन क्या कभी नैरेटिव में आया कि नॉर्थ साउथ डिवाइड था उस वक्त? उसी तरह 84 में भी अगर कांग्रेस को थोड़ी मिली थी सफलता, नॉन कांग्रेस को, तो वो साउथ में कांग्रेस जो है पूरा नॉर्थ स्वीप कर रहा है। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड तो असल में इंदिरा और राजीव के वक्त आया था। ये तो जबरदस्ती वो है, अल्टीमेट मोदी से लेना देना नहीं है, बीजेपी से लेना देना नहीं है। दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ इमेजिनरी फॉल्ट लाइन जहां कि आप साउथ को किसी तरीके से, डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ ट्रेडिशन एंड टेम्पल्स, किसी तरीके से आप उसको एक नॉन सैफरन आप प्रेजेंट करने की भविष्य में एक भारतीयता की वो एकजुट रखने में एक बड़ा खतरा वो राइट, तो वो है। हाँ, इसके बरक्स आपको लगता है कि बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, दम्भ तो आया ही होगा सत्ता का। वो तो आ ही जाता। आपको लगता है कि बीजेपी कुछ सीखेगी इससे? अब पार्टी, मैं तो कोई पार्टी का इंसाइडर हूं नहीं, लेकिन एक बाहर से आप देखते हैं। नहीं, पार्टी कम से कम बीजेपी को वो तो क्रेडिट देना ही होगा कि दे डू लर्न। इट्स नॉट लाइक कि वो राहुल गांधी कांग्रेस की तरह है कि जो करें राहुल गांधी ही करेंगे और वो है। थोड़ा बहुत चलो लोग जैसे मीम वगैरह भी बनाते हैं कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, बट उस पार्टी के डीएनए में नहीं है वो। अभी आप देखें तो संघ की तरफ से भी एक दो इस तरीके की आवाज़ें आई हैं कि थोड़ा बहुत विचार करने की ज़रूरत है। तो जब तक संघ का और संघ से जो भी लोगों की नाराज़गी हो, मैं भी बहुत हद तक इवन दो संघी लेवल अडॉप्ट कर लिया है मैंने, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं भी नहीं मानता कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सेप्ट करनी होगी कि वो सबकी सुनते हैं और किसी आवाज़ को विद इन देयर ओन उसमें दबाते नहीं हैं। तो अगर स्वयंसेवक लोग नीचे से कुछ इस तरह की बातें शुरू होंगी कि नहीं हमें इससे सबक सीखना है या गलत है, तो संघ का वो डीएनए नहीं है कि इवन दो इट्स ऑलमोस्ट आर्मी जैसा डिसिप्लिन है कि स्वयंसेवक सरसंघचालक जो कहेंगे आपको आंख मूंद के करना है, बट एट द सेम टाइम इट्स रिवर्स ऑल्सो कि अगर स्वयंसेवक ने कुछ बोलना शुरू कर दिया तो फिर सरसंघचालक को भी झुकना पड़ेगा ही। तो जब तक ये चीज़ नहीं बदलेगी संघ की, जो मुझे नहीं लगता बदलेगी, तब तक तो कोई भी डिफीट इस तरीके की चीज़ें हैं उससे सीखेंगे ही। इलेक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो हम इससे पहले जब बात कर रहे थे एक बात सामने आई कि आपने भी महसूस किया कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ है वो ग्राउंड पे हमें दिखाई नहीं दिया। खासतौर पर आपने कहा कि वो जमीन में गांव में तो नहीं गए, हमने देखा कि सिटीज में तो कम से कम ना वो पोस्टर्स दिखे, ना वो रैलियां दिखाई, ना वो गली नुक्कड़ की छोटी छोटी सभाएं दिखी। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी सब कुछ रील में, ट्वीट्स में, पोस्टर्स में, क्या आपको लगता है कि ये भी इस बार शिफ्ट है, कि मेजर शिफ्ट है? अभी मतलब मुझे तो एनेक्डोटल लग रहा था कि मैं इधर ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार में रहता हूँ, तो उधर मुझे तो नहीं दिखा। और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मैंने एक ट्वीट किया कि भैया ये जो पन्ना प्रमुख और इस तरह की चीज़ें बातें होती हैं, जबकि 2019 में मैं गुड़गांव में था, तब बीजेपी वालों ने ही आके वो वोटर स्लिप वगैरह जो होता है वो सब दिया था, जो कि इस बार एब्सेंट था।
तो मुझे लगा शायद चूंकि मैं चेंज कर दिया जगह, गुड़गांव में होता होगा और इधर दिल्ली में नहीं हो रहा होगा किसी वजह से। ऐसे भी दिल्ली बीजेपी यूनिट को बहुत गालियां पड़ती हैं। तो जब मैंने ये एब्सेंस देखा तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये गुड़गांव वर्सेस दिल्ली वाला डिफरेंस है। फिर जब एक बार रिजल्ट आया और मैंने ऐसा ट्वीट किया कि भाई मुझे तो नहीं दिखा, तो उसके जवाब में और रिस्पॉन्स में अलग अलग शहरों के ज्यादातर शहरी, और ऐसा भी नहीं कि बिग सिटीज, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वालों ने भी ऐसा रिप्लाई किया कि हाँ हमने भी ऐसा कुछ ग्राउंड पे तो मूवमेंट नहीं देखा। तो अब वो बिल्कुल एनेक्डोटल तो मुझे नहीं लगता कि है, थोड़ा इंथुसियाज्म और ऑफलाइन या ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग की कमी तो थी। लगता है सब सोच लिया कि बस मोदी जी आएंगे, एक रैली करेंगे, उसी में हो जाएगा। क्योंकि और जैसा बहुत लोग कह रहे हैं, ये तो खैर संघ ही बता सकता है कि संघ के स्वयंसेवक उतने आउटगोइंग जाकर उस तरीके से उन्होंने कैंपेन नहीं किया। क्योंकि आप कंपेयर करो जब प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, प्राण ऐसा नहीं है कि लोग सोशल मीडिया के आने से ऐसा हुआ है। हाँ ऐसा दो अलग अलग इवेंट कि संघ के लोग ही भूल गए हैं कि कैसे लोगों से बातचीत करें, ऐसा नहीं है। आप प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले और वो सारी चीजें मोदी जी और संघ इन लोगों ने मिलकर ही सोचा था कि आप घर घर जाके अक्षत देंगे, लोगों को निमंत्रण देंगे। वो चीज आप कंपेयर कीजिए। आज भी मेरे फ्लैट के बाहर वो राम जन्मभूमि वाला वो पोस्टर चिपका है। ऑब्वियसली मैं संघी क्यों हटाऊंगा उसको, लेकिन कई जगहों पे शायद आज भी वो पोस्टर प्राण प्रतिष्ठा वाले लोगों को चिपके मिल जाएंगे उनके दरवाजों पे। अक्षत आपने देखा, सबको गया, सब लोगों ने उसके बारे में लिखा। कितने भाव विभोर करने वाले वीडियोज आए कि बिल्कुल सड़क किनारे किसी का कोई सो रहा है, उसका अपना घर भी नहीं है, उस तक अक्षत निमंत्रण गया। तो वो एक जो चीज थी, और हर जगह भगवा वो तोरण वगैरह, तोरण द्वार लगाना या इस तरीके के प्राण प्रतिष्ठा के अराउंड, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लोग नहीं हैं या वो मूवमेंट करने के लिए पैशन नहीं है, या शायद पैशन वो चीज ट्रांसलेट नहीं हो पाई इलेक्शन के वक्त। तो जो हमने प्राण प्रतिष्ठा में देखा, जो कनेक्ट था लोगों से, जो कैंपेनिंग थी इस तरीके से, आई मीन नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिकल कैंपेनिंग, वो तो मिसिंग था जो इलेक्शन को लेके। अब इसकी वजह क्या थी, अब तो रिजल्ट में भी वो दिखा है। फाइनली मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण तो कर ही चुके हैं, लेकिन जैसे कि इससे पहले कि शपथ लें और दो बड़ी पार्टियों के सहारे शपथ लें, मीम्स की एक बड़ी बाढ़ आई है। नीतीश कुमार पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आप इतने करीब से पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, लगातार इकोसिस्टम को भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि 5 साल चल पाएगी, या चल पाएगी तो आसान होगा, मुश्किल होगा, चैलेंजेस होंगे तो कहाँ होंगे? जैसे 370 जैसे फैसला लेना क्या पॉसिबल हो पाएगा? वो तो पिछली बार भी 370 और फिर फार्म लॉस के बाद तो कुछ ऐसा हुआ नहीं ना। आई मीन आपके पास इतनी बड़ी पावर नंबर्स थे, उसके बाद भी शुरुआत तो बिल्कुल चौके छक्के से हुई। सीए हुआ, 370 हुआ, लेकिन फिर सीए भी ठंडे बस्ते में चला गया। 370 पे तो चलो अडिग रहे, वो तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, लेकिन सीए को ठंडे बस्ते में डालना, फार्म लॉस को वापस लेना, और उसके बाद से कोई बहुत बड़ा ऐसा जो 303 की ताकत दिखाता हो वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन डेवलपमेंट हुआ, उसमें आप कोई वो नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा मतलब यूं देखें कि इंसान अपने एक्सपेक्टेशन भी एक तरीके से मॉडरेट कर चुका था कि जब 303 में ये सारी चीजें ना हुई तो अब आप ऐसा क्या करने वाले हो। तो जहाँ तक जो कोर एजेंडा एक तरीके से अब है विकास का, डेवलपमेंट का, लोगों के, आम लोगों के, खास करके ग्रामीण लोगों का बेहतर वो जी सके, जीवन यापन कर सके, रादर जी सके नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। और उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये 240 के कारण कोई फर्क आएगा। जहाँ तक सिविलाइजेशनल और उस तरह की चीज़ों को लेके बड़ी स्टेप्स की बात थी, अब उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन ऑलरेडी था कि भाई आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। क्योंकि उसके बाद से जो प्रो हिंदुत्व वॉइसेज हैं या प्रो हिंदू वॉइसेज हैं, उसमें भी अलग अलग लोगों के एजेंडा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रायोरिटीज हैं लोगों के। किसी के लिए है कि आप टेम्पल को फ्री करो, किसी के लिए कुछ है, कोई अभी भी सोचता है कि यूसीसी अच्छा है, जबकि हिंदुत्व में ही आपको कई लोग मिल जाएंगे कि यार यूसीसी से क्या होना है, बेकार में अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड कर रहे हो। तो अब बहुत हद तक अलग अलग प्रायोरिटीज के
विचार के और थोड़े बहुत विचारधारा के भी वो आ गए हैं, तो उसमें किसका प्रायोरिटी मैच करता अगर एक स्ट्रांग बीजेपी गवर्नमेंट होती, यू नेवर नो। तो सब लोग शायद वही कर लें कि भैया ऐसा भी नहीं होने वाला था, क्योंकि सरकार तो किसी और डायरेक्शन में थी। एक चीज लेकिन कॉमन रहेगी, वो तो डेवलपमेंट की है, वो तो चलता रहेगा। शपथ ग्रहण में आप गए थे जी। हमने तो टीवी पे देखा। इकोसिस्टम को एक झटका तो लगा होगा शपथ लेते हुए, लेकिन एक झटका एक और लगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, कांग्रेसी है बचपन ही परिवार कांग्रेसी है, तो बातें हो रही थी, तो कहा कि इतने लोग बुलाए हैं और किस किस को दिया होगा। मैंने कहा कि 10-15 हज़ार लोग दिए, यानी हर ग्रुप के हर एक बड़े जाने माने नामों को दिया होगा, हर क्षेत्र में। शाहरुख खान को भी गया होगा। तो उसने कहा कि नहीं, शाहरुख खान तो नहीं आएगा, वो तो साइलेंट रेबेलियन है, जो कि जवान मूवी जिसने बनाई थी सरकार को गिराने के लिए, मोदी को इतना बड़ा जवाब दिया था, विद इन सेकेंड्स शाहरुख खान दिखाई देता है। तो उसके बाद मैंने फिर इसको ट्विटर पर देखा, तो ये एक जो शॉकिंग इवेंट था, सोशल मीडिया पे अरफा खानम से लेके तमाम लोग इस बात से नाराज दिखाई दिए कि एक साइलेंट रेबेलियन जो है वो मोदी जी के इवेंट में मतलब शपथ ग्रहण में क्यों आया, ऐसी क्या मजबूरी थी। तो आप वहां थे, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, कि इस तरह के आइकन को खड़ा कर देना कि भाई इसने तो मोदी जी के खिलाफ किया, ये मतलब इस तरह का नैरेटिव जो है आप उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब मेरे लिए तो एक नहीं, वो तो शुरू से ही बचकाना था। बिलीव करते हैं, हाँ, अब बिलीव करते हैं तभी तो कहीं कोई भी जीत भी वगैरह भी जाता है। तो लेकिन जवान मूवी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह करार देना, मैंने मूवी खैर देखी नहीं है, लेकिन जो सुना है कि जिस तरीके का था वो तो उसमें थोड़े थोड़े स्लाई अटैक्स तो थे मोदी गवर्नमेंट पे, इसमें कोई दो मत था नहीं। लेकिन आपने कैसे वो मान लिया कि शाहरुख ने किया होगा? ये काम तो भाई डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का रहता है ना, शाहरुख खान थोड़े ना था। और वो जो डायरेक्टर हैं, आई थिंक ही इज अ लिटिल प्रो डीएमके टाइप का, वो तो उससे तो एक्सपेक्टेड था ही। वो तो आपने जबरदस्ती शाहरुख को वो कर लिया कि शाहरुख ने बनाई मूवी, शाहरुख ने तो एक्ट किया, और ठीक है, हो सकता है पैसे भी लगाए होंगे, एंड शाहरुख इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन। इनफैक्ट शायद मैं दोनों के फैंस को शॉक कर दूं, लेकिन मुझे तो शाहरुख और मोदी जी में कई सारे कंपैरिजंस, सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। ये आप यू कैन जस्ट कोप। शाहरुख खान है, बढ़िया है, वो बढ़िया पैसे कर रहा है, 1-2 बार वो फ्लॉप उसकी मूवी हो गई, उसमें आप खुश हो लो, लेकिन ही इज नॉट गोइंग डाउन। सिमिलरली मोदी इज ऑल्सो नॉट गोइंग डाउन। 1-8 240 जैसे उसकी 0 फ्लॉप हो गई तो आप खुश हो लो, तो ये 240 पे आप खुश हो लो। मोदी इज ऑल्सो नॉट गोइंग एनीवेयर। तो और शाहरुख भी एक तरीके से कंप्लीटली आउटसाइडर नहीं है, लेकिन फिर भी आउटसाइडर था बॉलीवुड के लिए। मोदी जी भी आपके वैसे ही हैं। आप यू कैन विथ देयर सक्सेस, अगर आपको वो आदमी पसंद नहीं है, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। शाहरुख के लिए भी आप कह सकते हो कि यार ये बकरी जैसा बोलता है, ये तो ओवर एक्टिंग करता है, बट दैट इज वर्किंग। वो मूवी चल रही है, लोगों को पसंद आ रहा है। आप मोदी जी के लिए भी वही कह लो कि ये तो ऐसा है वैसा है, ही इज वर्किंग। तो शायद मोदी जी और शाहरुख दोनों के फैन शॉक हो जाएं, लेकिन ये तो आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन। वैसे क्रिएटिवली देखे तो जवान एक घटिया मूवी थी, लेकिन फिर भी देखे रिकॉर्ड बनाए उसने, यानी उन्हें पता है बिजनेस। ऑब्वियसली ही इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, एंड ही, और वो आदमी जानता है कि लोगों का मतलब अगर वो कभी पॉलिटिक्स में आया तो मुझे तो लगता है सक्सेसफुल होगा। ही नोज कि लोग, जनता को क्या चाहिए, क्या पसंद है। ही नोज एक तरीके से मास फीलिंग को समझना या मैनिपुलेट भी करना, थोड़ा रीड करना रादर, नॉट मैनिपुलेट, क्योंकि मैनिपुलेट करना अब थोड़ा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मास चीजों को समझना, इज अ वेरी स्मार्ट गाय। करंट स्टेटस तो ये है कि वो अब हीरो नहीं है। हाँ, उनके लिए हीरो नहीं है वो। पहले भी उसने तो एक बार मुंह पे बोल दिया था, आई थिंक राना अयूब वगैरह के बारे में, कि भैया आई थिंक, हाँ, वो जो मूवी आई थी डियर जिंदगी, आई थिंक उसका जो कैरेक्टर था वो मुस्लिम का था, मुस्लिम डॉक्टर का था। तो 3-4 इस तरीके के स्टोरीज छप गए थे कि भैया देखो शाहरुख ने कितना अच्छा काम किया, उसने एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया। तो आई थिंक बरखा के साथ इंटरव्यू में शाहरुख ने बोला भी था कि भाई मुझे तो आई वाज नॉट इवन कॉन्शियस कि ये कैरेक्टर मुस्लिम है, कि उसका मुस्लिम नेम है। सो ही इज वेरी स्मार्ट गाय, इवन दो ही माइट हैव बीन कॉन्शियस, ही नोज हाउ टू हैंडल। वैसे एक और चीज शपथ ग्रहण में हुई कि बताइए,
मोदी जी ने इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया इस मंत्रिमंडल में। शाहरुख आया था ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या एक्सक्लूड करना चाहिए था, क्यों किया? मतलब अब मंत्रिमंडल में तो और पता नहीं कौन कौन से एक्सक्लूड हुए होंगे, LGBT वाले हैं कोई। तो मैं कुछ भी आप बोल दो फिर तो मतलब ये क्या बात हुई कि वही बंदा जो है वही सिर्फ जो मतलब आप सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हो या क्या चाहते हो? और ये रोना इतना बेमानी है, इनको भी पता है, हमें भी पता है, और हमें तो खींच में पता है कि अभी भी जितने भी ये सारे वो आएंगे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आएंगी, सबसे ज्यादा एक तरीके से मुस्लिम्स ही ले गए हैं, मतलब अपने आबादी के प्रोपोर्शन से ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं कि कल को कोई फैक्ट चेक कर दे कि नहीं ये तो 30% ही है तो सबसे ज्यादा नहीं हुआ, पर जो मुस्लिम आबादी है जो 2011 सेंसस, उसके बाद तो सेंसस भी नहीं हुआ, यानी 13-14% के आसपास, कोई भी आप अगर वेलफेयर स्कीम्स ले लें ऑलमोस्ट लगभग डबल भागीदारी हो रखी है 25-30% के आसपास। तो ये अचानक कहाँ से बंद हो जाएगा? होने वाला है ही नहीं। तो ये रोना कि कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको क्या चाहिए कि आप गवर्नेंस से एक्सक्लूडेड न रहने का क्या मतलब है? कि आपके साथ कोई भेदभाव ना हो? भेदभाव तो छोड़ो, यहाँ आपके साथ तो अब क्या कहें मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो लेकिन कोशिश जारी है कि हर एक वो तो करेंगे। ये तो एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा का ये कोर पार्ट है कि आप खुद अग्रेसर रहो लेकिन विक्टिम प्ले करो। तो मतलब ये जो डाइकॉटमी उनकी चलती है कि भले ही आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन आप रो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो हो गया। ये अगर मंत्री बना भी देते किसी को तो भैया वो हो सकता है सरकारी मुस्लिम, हाँ वो हो सकता है कुछ प्रो हिंदू कभी कुछ बोल दे तो फिर आप उसको और गालियां देने लगोगे। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ नहीं बनाया और किसी सरकारी मुस्लिम को बनाने से क्या ही फायदा। तो इस तरह की बातें हुई हैं। एक चीज अगर इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल उस क्षेत्र में देखें इंटरनेशनली, सेम जो आपने एक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की, तो हम देखते हैं कि यूरोप और यूएस में तो एक लेवल पे, खास तौर पर गाजा के नाम पर जो एक लगातार वहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, इस लेवल तक है कि अब जेनोसाइड की बात खुलेआम, वाइट जेनोसाइड की बात खुलेआम कर रहे हैं। ज्यूज़ को तो जगह जगह उनके नेबरहुड में जाके उनको हमने देखा कि उनको टोंट भी किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हिटलर होता तो हम खुश होते। मतलब हर तरीके से कोशिश है और वो राइज हमें दिख रहा है। तो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली आज जो हम हर कोई कनेक्टेड है, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर हर चीज़ कनेक्टेड है और उससे उसका प्रभाव हम पे भी दिखता है। यूरोप में, यूएस में जो एक नए लेफ्ट और ब्रदरहुड का, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एक नैरेटिव खड़ा हुआ है, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खतरनाक होने वाला है? पहले उनके लिए कम से कम, हम बाद में आए, लेकिन आप उस वहां पर जो उभार हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? नहीं बिल्कुल। ये और सिर्फ एक चीज से मैं डिफर करूंगा कि ये नया नहीं है। ये जो मुस्लिम नैरेटिव है या इस्लामिस्ट नैरेटिव कह लें, और जो लेफ्ट नैरेटिव है, अब ये अच्छा अपने आप मतलब बाय डिजाइन हुआ या बाय डिफॉल्ट हुआ, ये शोध का विषय है। मैं कोई बहुत पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ उस तरीके से, लेकिन ये बहुत पुराना है। जो एक ऑब्वियस सी बात समझ में आती है क्योंकि दोनों के एनिमीज सेम थे। जो आपकी प्रो मुस्लिम कह लें या इस्लामिस्ट कह लें, मतलब दोनों का खैर मतलब तो अलग अलग है, लेकिन उनके लिए भी जो यूएस था वो एक विलन था कि भाई वो मिडिल ईस्ट में अपने पपेट रख रखा है, उसने हमारे तेल के कुओं पर अमेरिकी कंपनीज का कब्जा है। तो इस तरीके का जो रिजेंटमेंट मुस्लिम वर्ल्ड में है यूएस को लेके, जो कि बहुत पहले से है, वो रिजेंटमेंट आप ले लो। और दूसरी तरीके से जो लेफ्ट जो एकेडमिक विचारधारा है उसमें यूएस को एक तरीके से नियो कॉलोनियल पावर मानना, जो कोल्ड वार खत्म होने के बाद, कि एक तरीके से आज जैसे अघोषित इमरजेंसी की बात मोदी के लिए कहते हैं, तो ऐसे ही यूएस को समझना कि भले ही इसने फॉर्मली कॉलोनीज नहीं बना रखी हैं लेकिन ये एक तरीके से साम्राज्यवाद फैला रहा है। तो ये एक लेफ्ट का विचार था। दोनों के जो कॉमन एनिमी हैं वो था यूएस, अंकल सैम। तो ये दोनों मिले हुए तो तभी से हैं क्योंकि कॉमन एनिमी है आपका। अब बाय कुछ मतलब एक कोई बहुत स्ट्रेटेजिकली या सोच समझ के
क्या प्रो मुस्लिम उस तरीके से विचारधारा बनाई गई कि आप कंप्लीटली अलाइन कर लो अपने आप को लेफ्ट के नैरेटिव के साथ, वो एक हद के बाद वो वैसा कोशिश तो होने लगा। अभी वो कौन सोमालिया वाली एक जो यूएस में सेनेटर बन गई, क्या नाम है उसका, या बट यू गेट मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक तो आपकी एओसी है जो, हाँ वो तो खैर वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये जो है अब इन लोगों की ये जो कीवर्ड्स यूज करते हैं, जो नैरेटिव के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे लेफ्ट का उठा लेते हैं कि रेजिस्टेंस है, इक्वालिटी है, इस तरह की चीजें, भले ही ठीक उसका उल्टा हो रहा हो मुस्लिम समाज में कि आप देखो कि गेज फॉर पैलेस्टाइन और ये सब निकलता है, जबकि गेज और लेस्बियन को तो मुस्लिम समाज में सीधे फांसी लगा दी जाती है ऑफिशियली। कई सारे मुस्लिम देश में इनको कोड़ा मारना या फिर डेथ सेंटेंस तक का है, लेकिन उसके बावजूद आप उनके साथ खड़े रहते हो। तो ये जो प्रो मुस्लिम वॉइसेज हैं या इवन इस्लामिस्ट वॉइसेज हैं, उन्होंने लेफ्ट के साथ अपने आप को इतनी इंटेलिजेंटली अलाइन कर लिया। शुरुआत मुझे लगती है इट वॉज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि दोनों यूएस को हेट करते थे, बट देन वी हैव टू गिव इट टू देम दैट द ग्लोबल मुस्लिम वॉइस और द मुस्लिम नैरेटिव सेटर्स, दे हैव मेड इट ब्यूटिफुली कि भले ही इस्लामिक सोसाइटी या मुस्लिम सोसाइटी से ज्यादा राइट विंग इस वक्त कोई नहीं है ना। अगर आप संघी ये बात करते रहते हैं, संघ तो बहुत मामलों में कल्चरली लेफ्ट भी है, इकोनॉमिक लेफ्ट तो खैर वो एक तरीके से पहले से भी था कि जब आप WTO और इस तरह की चीज़ों का विरोध करते हैं तो, और इकोनॉमिक लेफ्ट भी एक तरीके से आप रहते हैं, क्योंकि आप ऑर्थोडॉक्सी वगैरह में संघ शुरू से ही कहता रहा है कि हम नहीं मानते हैं कास्ट सिस्टम को के अगेंस्ट करना, तो एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा तो कल्चरली लेफ्ट भी आप लीन कर रहे हो। तो इस वक्त अगर सबसे ज्यादा राइट विंग सोसाइटी है पूरे विश्व में, वो मुस्लिम सोसाइटी है, और उसके बावजूद भी उनको जो उनके एलाई कौन है, लेफ्ट विंगर्स हैं। तो ये जो बाहर यूएस और यूके में रह रहे मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है, वी हैव टू गिव इट टू देम कि उन्होंने ये काम इतना अच्छे से किया है। और हमारे जो इंटेलिजेंसिया बाहर रहते हैं वो तो बिछ जाते हैं, भाई हम तो सबसे खराब हैं, हाँ भाई आप आए थे तो आप ही हमें सुधार के गए थे। हाँ वो अननोन गिल्ट, राइट, व्हाइट में तो है ही। हाँ तो वो एक वजह है। तो उसके कारण हाँ जो मतलब हम उसमें चले गए, ये तो है कि ये जो अलायंस है ग्लोबल लेफ्ट और इस्लामिक जो विचारधारा है उसका, वो अपना देश में तो कबाड़ा कर ही रहे हैं, हम पे भी इसका ऑब्वियस सी बात है कि असर पड़ेगा। खुदा न खास्ता कल को CAA को लेकर फिर ये राइट्स करने लगे और CAA को लेकर जिस तरीके का नैरेटिव बनाया गया है तो उसको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। कल को अगर जम्मू कश्मीर में फुल फ्लेजेड सिविल वॉर किस्म का ये कर दें, जो कि नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट ने उस तरीके से कंट्रोल कर दिया है, लेकिन हाइपोथेटिकली रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे उसको भी, तो हमारे लिए भी खतरा तो है, बिल्कुल है। और जो लेफ्ट और ब्रदरहुड की जो हम गठजोड़ की बात करें, ईरान में हो चुका है। 70 में हमने देखा कि कैसे खुमैनी के साथ सारे लेफ्टिस्ट जुड़े हुए थे, और जितनी जैसे ही खुमैनी सत्ता में आए और अगले 10 साल में सब खत्म। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, जैसे आपने सही कहा, ग्लोबल इस्लामिस्ट जो है वो बड़े बहुत शातिर हैं वहाँ के, और उनका जो NRP हो गए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो गए या नॉन रेजिडेंट ईरानियन हो गए या जो भी हैं, उन्होंने इतने अच्छे से अपने आप को लेफ्ट की वोकैबुलरी के साथ अलाइन किया है कि इस वक्त जो सबसे राइट विंग सोसाइटी है उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लेफ्ट विंग। शायद गोल की क्लैरिटी भी है इसलिए भी। हाँ वो तो एक है ही कि वो अल्टीमेटली फाइनल एक ऑब्जेक्टिव, चाहे अपने आप को आप मॉडरेट मुस्लिम कह लो या एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम कह लो या जो मुस्लिम कह लो, फाइनल ऑब्जेक्टिव तो किसी का वो नहीं, कोई ये नहीं कहता कि नहीं इस्लाम सबसे अच्छा नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि पूरा अगर सब लोग मुसलमान हो जाएं तो ये बुरा है, जबकि एक हिंदू कह देगा, वो तो कहेगा हाँ अरे भाई गुलदस्ता में तो तरह तरह के फूल होने चाहिए और वगैरह वगैरह, और वो हो सकता है इस चीज़ में यकीन भी करेगा। लेकिन एक मुस्लिम का मानना कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम हो, वो एक खूबसूरत चीज़ ही रहेगी, चाहे वो मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो। तो तो होना ही है। आप मान क्यों नहीं लेते? क्यों मान लें? ये बात ये डर दिखता है हमारे उस तरीके से देख। एक खैर ये सब चीजें
चलती है। एक जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमें नहीं करना चाहिए, तो क्या करें कि यहाँ पर एक तरीके से हम तो लगातार हो रहे हैं, यहाँ किस तरह की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि हमें आनंद नहीं, आनंद ने ऑब्वियसली जो चीज बोली उसको ही डिडंट क्लैरिफाई, और ऑब्वियसली इजराइल को लेके जेनोसाइड ये तो इन्होंने कर ही रखा है। लेकिन जो इजराइल ने जो काम किए कि भाई आप मतलब आपकी जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इतना स्ट्रांग हो कि आप इस तरह के हमले रोक सकें, एंड आप वहाँ के लोगों को जाके बसाएं, वो भले ही फिर पूरा ग्लोबली कोरोना होना शुरू होगा कि ये सेटलर्स को फंसा रहे हैं एंड ऑल दैट, बट दैट विल हैव टू बी डन, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो ये जो स्पेशल स्टेटस एक तरीके से दे रखा है कि और एक तरीके से बैकडोर एंट्री वगैरह भी हो गई कि बाकी लोग वहाँ पे चीज़ें खरीद नहीं सकते वगैरह वगैरह, उसको तो आपको थोड़ा चेंज करना ही होगा। बाकी जगह के ठीक है भाई, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर के ही मुसलमान बसा दो वहाँ, लेकिन यू नो आई एम सेइंग कि जब तक वो एक माइंडसेट कि एक इंटीग्रेशन तो होना चाहिए ना, वो इंटीग्रेशन होने नहीं दिया गया एक माइंडसेट की वजह से कि हम इंडियन है ही नहीं, दो निशान दो विधान वगैरह वगैरह। तो वो अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़बरदस्ती भी इंटीग्रेशन तो करवाना ही होगा, अगर वही आप नहीं करेंगे तो फिर तो ये प्रॉब्लम रहेगी। बट स्टिल टू द क्रेडिट ऑफ इंडियन स्टेट इन विच आई वुड इंक्लूड इवन कांग्रेस गवर्नमेंट के वो कि जिस हद तक चीज़ें बहुत बिगड़ सकती थी हमने उसको कंट्रोल में करके रखा है, और ख़ास करके मोदी के आने के बाद तो इनको एक तरीके से लाइसेंस था कि आप जो भी करो ग्लोबल इकोसिस्टम आपके पास है, फिर भी जितना कंट्रोल हमने करके रखा है वहाँ के उपद्रवियों को, दैट इज स्टिल नॉट बैड, बट ऑब्वियसली थिंग्स आर बैड अगर आपके खासकर मिलिट्री उन सब चीज़ों पे अटैक हो रहा है तो। राहुल जी आप भी तैयार रहिए क्योंकि इन सब जवाबों के बाद आप पर भी इकोसिस्टम हमले करने वाला है। बिल्कुल कहेंगे कि भाई ये ज़बरदस्ती वहाँ हिंदुओं को, जबकि मैंने कहा मुसलमानों को ही बसा दो भाई, वो सब करेंगे। लेकिन अब कुछ है इतना बड़ा नासूर बना हुआ है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। खैर देखते हैं, मोदी जी सरकार आ चुकी है, वो क्या करते हैं, उम्मीदें बहुत हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमने तमाम सवालों का आपने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। जी देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार।